तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पिछला 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप 3-4 लेक्चर पीछे नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसका बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा बोलते हैं कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। साथ ही साथ अगर आपको पास बुक नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी बुक खरीदिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बेस्ड ही पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक, बढ़िया। देखो, कल हम लोग कहाँ तक देख चुके थे छोटू? तो कल हम लोग देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें हम लोग देखे थे संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसका बाद देखे थे वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसका बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया से विपरीत कहा जाता है, क्यों। उसका बाद एक क्वेश्चन और देखे थे कि मैग्नीशियम धातु के फित्ते को जलाने से पहले क्या चीज से, श्रेष्ठ कागज या रेगमाल से साफ किया जाता है, क्यों। यहाँ तक देख लेने के बाद अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रकार है बाबू, वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज है छोटे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब यहां से आप लोग का डिफिनेशन आएगा ना कि बताओ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इतना बात याद रखना ना कि वे अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखाते हैं, उसका बाद इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस बात पे आप लोग ध्यान देना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर सिल्वर क्लोराइड को विलयन में हम लोग क्या चीज डालते हैं, सूर्य का प्रकाश, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो किस रूप में टूट जाता है? Ag+Cl में टूट जाता है। किस में टूट जाता है बाबू? Ag+Cl2 में टूट जाता है। तो ये है क्या चीज? सिल्वर क्लोराइड। अगर आपको इसको हम बताए थे कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखना है उसको संतुलित जरूर करना है, तो इसको अगर आप लोग संतुलित करोगे तो देखना इस फॉर्म में। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या चीज? तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड में अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश को उपस्थिति में जलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वो बना देता है सिल्वर प्लस Br2। क्या चीज बना देता है? सिल्वर प्लस Br2। तो इसको आप लोग संतुलित कर लोगे ना। देखो, हम सिर्फ ऊपर वाला को संतुलित करके बता देते हैं, बाकी बात आप लोग संतुलित करना। हम क्या बोले थे संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कि आप लोग का देखना है अभिकारक के तरफ, मतलब बायां पक्ष में देखना है पहला तत्व कौन है। तो आप लोग देखिएगा तो बायां पक्ष में पहला तत्व है सिल्वर Ag।
अब इस सिल्वर की संख्या बाएं पक्ष में कितना है, 1 है। अब दाहिना पक्ष मतलब अभिकारक के तरफ देखेंगे तो इसमें भी सिल्वर की संख्या कितना है, 1 है। तो ये तो संतुलित है बाबू। अब देखो उसका बाद क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की संख्या कितना है बाबू, तो क्लोरीन की संख्या अभिकारक के तरफ 1 है। अब इधर देखिए प्रतिफल की तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है, तो प्रतिफल की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है। अब हमको क्या करना होगा, क्लोरीन की संख्या प्रतिफल के तरफ 2 है, अभिकारक के तरफ 1 है। तो हम लोग अभिकारक के तरफ उसका गुणांक में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब तो क्लोरीन अभिकारक के तरफ भी 2 हो गया और प्रतिफल के तरफ भी कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक चेंज हुआ, वो चेंज क्या है बाबू, तो वो चेंज है ना कि जो एजी था, सिल्वर था, वो कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन प्रतिफल के तरफ 1 ही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर के तरफ भी कितना लगा देंगे छोटे, प्रतिफल के तरफ में 2 लगा देंगे। तो ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखो H2O प्लस CO2, ठीक, ये अभिक्रिया करेगा किसका उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा, C6H12O6, क्या चीज बनाएगा, C6H12O6। प्लस में हम लोग लिख सकते हैं O2 और प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस ऊर्जा, क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, ऊर्जा लिख सकते हैं। तो देखो बाबू ये भी किसका उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हो रहा है। अच्छा साथ ही हम लोग H2O भी लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग H2O भी लिख सकते हो। तो इतना बात समझ में आई, क्या चीज बोले कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया संपन्न होता है। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल था, जिसमें हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लास्ट वाला। और पता है जब हम आप लोग का प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे ना, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम और पोषण, तो इस वाला पॉइंट के अभिक्रिया को लिखाया जाएगा कि जो पेड़ पौधा होता है ना, वायुमंडल मतलब पृथ्वी से क्या चीज जल को ग्रहण करता है और वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, O2 गैस बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये वाला बात आप लोग के क्लियर हो गई, समझ में बात आया। तो अब हम लोग आगे चलेंगे जिसका नाम है क्या चीज, तो जिसका नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या चीज छोटे, हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया का क्या नाम है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं ना। अगर इंग्लिश पूछेगा तो क्या चीज बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो क्या चीज हो, विद्युत धारा के उपस्थिति में संपन्न हो। विद्युत धारा कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में संपन्न हो। तो आगे हम डिफिनेशन लिखते हैं बाबू। तो डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या चीज लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के उपस्थिति में, जो विद्युत धारा के उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग इस बात पर ध्यान देना ना, अभिक्रिया कहते हैं। अब देखना छोटे, आप लोग एक पॉइंट समझना, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग देखना, इसमें हम पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है छोटे, तो पहला एग्जाम्पल है NaCl का लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन। क्या चाहिए छोटे, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें अगर हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, किसको प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं,
तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगा, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या चीज कहलाएगा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, Al2O3। Al2O3 में हम लोग क्या करेंगे? अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? Al बनेगा और इसका हो जाएगा 3 और प्लस में O2 बनेगा। तो ये भी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसलिए कौन अभिक्रिया है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। तो आप लोग के बात समझ में आया, वैद्युत अपघटन क्रिया अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का क्या चीज होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग का बात समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से हम लोग का एक पॉइंट मिलता है जिसका क्या नाम है बाबू? तो उस अगला अभिक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या चीज नाम है छोटे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है से सुनिएगा। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है ना कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब निर्माण होता है। तो हम लोग अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें ना तो क्या लिख सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आप लोग क्लास 11 में जाओगे ना, 12 में जाओगे ना, तो आप लोग वहां पर पढ़ोगे इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। जहां पर एक्सोथर्मिक आएगा तो समझ जाना ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, और जहां इंडोथर्मिक आएगा समझ जाना ऊष्मा को अवशोषण कर रहा है। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिसके फलस्वरूप, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसका फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे छोटे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखा जाए बाबू तो देखना क्या होता है ऐसे। देखो क्या होता है ना कि जंतुओं के शरीर में हमेशा ग्लूकोज का क्या चीज होता है? विखंडन होता है। किसका उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, और प्लस में ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का। तो बताओ इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं किसका उत्सर्जन हो रहा है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसी कारण से क्या कहलाया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाया। और पता है ये जो रिएक्शन है ना, ये किस में हो रहा है? श्वसन की क्रिया में। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में शरीर में क्या बन रहा है? हमेशा ग्लूकोज बन रहा है, उसका विखंडन हो रहा है। और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप क्या चीज बन रहा है? जल बन रहा है, CO2 बन रहा है, प्लस ऊष्मा बन रहा है। तो ऊष्मा को हम लोग बोल सकते हैं ऊर्जा बन रहा है, ATP बन रहा है। तो पता है हम लोग का क्वेश्चन एक NCERT बनता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के फलस्वरूप शरीर में किसका निर्माण होता है? H2O से ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, ऊष्मा का निर्माण होता है।
इसी गुण के कारण श्वसन को क्या चीज कहा जाता है छोटे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं जिसका नाम है CaO। क्या चीज नाम है बाबू? CaO। और CaO को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल 2 और प्लस में उष्मा। का चीज बनाता है? प्लस में उष्मा। और अगर आप लोग पिछला क्लास देखकर इस क्लास में आए हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग का रासायनिक नाम याद होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के होल 2 प्लस में उष्मा। इतना बात आप लोग के समझ में आई। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? उष्मा का निर्माण होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो आज क्या पढ़े हम लोग? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़े, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़े जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक कहते हैं। अगर आप लोग इसको नोट्स नहीं किए हैं तो नोट कीजिए, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू पॉइंट में। तो हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद क्या पढ़ना है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बाद पढ़ना हम लोग का जो नेक्स्ट अभिक्रिया है उसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या चीज नाम है बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे या इंडोथर्मिक बोलेंगे? तो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक। तो हम क्या चीज बोले थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषण होता है, मतलब किसी अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं छोटू, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि H2 प्लस I2 अगर यह अभिक्रिया करता है तो HI बनाता है, साथ ही साथ ये कितना किलो कैलोरी का उष्मा का अवशोषण करता है? तो यह अवशोषण करता है 11.82 किलो कैलोरी का। कितना कैलोरी का? -11.82 किलो कैलोरी का अवशोषण कर रहा है। तो बताओ ये एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है बाबू, जैसे C+S मतलब कार्बन प्लस सल्फर और E आपस में किसका निर्माण कर रहा है? तो E आपस में निर्माण कर रहा है C2S का। और E कितना किलो कैलोरी उष्मा अवशोषण करता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि E अवशोषण करता है 15.4 किलो कैलोरी। तो ये था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर आप लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या देता है बाबू? कि आप लोग का बताना है
कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या लिखोगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनेशन और उसका 2 एग्जाम्पल, इसी के तरह रिएक्शन मतलब समीकरण, और उसी तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनेशन और उसका 2 रिएक्शन मतलब 2 समीकरण। अगर इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो आप लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला अभिक्रिया है छोटे, वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बाबू? विस्थापन। तो हम लोग लिखते हैं हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू? विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया को एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या चीज बोलेंगे बाबू? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो कल हम आप लोग के पढ़ाए थे कि विस्थापन अभिक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रियाशील श्रेणी याद होना चाहिए। हम बोले थे ना कि वैसा श्रेणी जो जिसमें धातुओं को उसका क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्रियाशील श्रेणी कहते हैं। और आप लोग के हम बताए थे वैसा धातु के नाम बताए थे जो अम्ल और जल के साथ अधिक गति से तीव्र गति से अभिक्रिया करता था। वैसा धातु के भी हम नाम बताए थे जो अम्ल और जल के साथ क्या करता था? मंद गति से अभिक्रिया करता था। और वैसा धातु का हम नाम बताए थे जो अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं था। अगर आप लोग का नहीं याद है तो प्रयास कीजिए उसको याद करने का। आगे हम बताते हैं। देखो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें आप लोग का क्या होता है से सुनना। मान लो ना कि एक कोई बीकर है, मान लो ना कि एक कोई बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन को डाला गया है। किसका विलयन को? कॉपर सल्फेट को विलयन को। और इसमें कोई विलयन है जिसका नाम है फेरस। क्या चीज नाम है बाबू? फेरस लोहा। अगर फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है ना कि फेरस है ना जो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो क्या करेगा कि कॉपर का जो विलयन था ना उसका रंग को, उसका रूप को चाट देगा। मतलब समझ रहे हो ना? और ये अपना गुण को, इसका गुण को प्रदर्शित कम कर देगा और ये अपना गुण को प्रदर्शित अधिक कर लेगा। समझ रहे हो कि ना? तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब उसके विलयन से उसी धातु को विस्थापित कर देगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके फलस्वरूप किसी विलयन में उपस्थित तत्व को उसी के विलयन से उससे अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोले कि किसी तत्व के विलयन में उपस्थित अगर
इससे अधिक क्रियाशील धातु को डालते हैं उस विलयन में, तो उसी तत्व को जो पहले से था उसको उस विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या चाहिए बाबू, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट का एक विलयन होता है। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग किसको डालते हैं, फेरस को डालते हैं, आयरन को डालते हैं, तो आयरन को डालते ही क्या होता है कि फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है। किसका विलयन बन जाता है, फेरस सल्फेट का। और ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो अवक्षेप के रूप में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो हम लोग यही है क्या चीज, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन बनेगा ना कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालते हैं तो इसका रंग बदल जाता है, क्यों। तो अगर आप लोग इसको नहीं छापे हैं तो स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद उस क्वेश्चन को बताते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन जो हम पीछे बोले वो क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे हैं तो सबसे पहले आप लोग किताब घर जाओ और एनसीईआरटी बुक खरीदो। देखो बाबू, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो 15 नंबर पेज में दिया गया है। बोल रहा है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या चीज को लिखते हैं, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग भी साथ में लिखते चलिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी आई हो जाता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है। देखो बाबू, आप लोग का यही क्वेश्चन है। क्या चीज क्वेश्चन है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप लोग का क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो अभी हम आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएं, और विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोले कि जो कम क्रियाशील धातु होता है उससे अधिक क्रियाशील धातु उसके विलयन से उसको क्या चीज कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब बताओ बाबू कि ये कौन सा पेन है, ये रेड पेन है। अगर ये रेड पेन है और इससे अधिक क्रियाशील धातु वाला, मतलब मान लो ना कि ये कोई इंक मतलब कोई धातु है और किसी धातु का इसमें विलयन है, इससे अधिक क्रियाशील धातु, इससे ताकतवर क्रियाशील धातु को इसमें डाल दिया जाए तो क्या इसका पहले का जो गुण था उसको प्रदर्शित को समाप्त कर देगा कि नहीं, समाप्त कर देगा। और ये जो पहले अधिक क्रियाशील धातु है वो अपना क्या कर लेगा, अपना अस्तित्व को बना देगा, अपना गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो यही विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका अगर हम लोग आंसर लिखेंगे बाबू, तो आंसर क्या लिखेंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है
क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, या हम लोग बोल सकते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कॉपर को उसके विलयन कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है तथा अपने गुण को प्रदर्शित करता है। इसी कारण विलयन का रंग बदल जाता है। देखो बाबू, तो यही था किचन क्या था कि जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग बदल जाता है। क्यों? तो जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा है ना, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, जो उसके विलयन से, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और कॉपर को विस्थापित कर देता है तो वहां पर किसका लक्षण प्रदर्शित होगा, किसका गुण प्रदर्शित होगा? तो लोहा का गुण प्रदर्शित होगा। इसी कारण से उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहां तक आप लोग का बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो आज हम लोग एक और अभिक्रिया को देखेंगे, और उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन, या हम लोग बोल सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बाबू? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यह एक प्रकार का वैसा अभिक्रिया है ना जिसमें क्या होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। आप लोग काम आयन पढ़ाए थे। आयन किसे कहते हैं, आयन कितना प्रकार के होता है, और हम आप लोग के बताए थे आयन दो प्रकार का होता है, घन आयन और ऋण आयन। घन आयन बोले थे कि घन आयन में क्या होता है? घन आवेश होता है, और ऋण आयन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं कि द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, चलो जिसके ही लिख देते हैं, जिसके फलस्वरूप आयन का आदान प्रदान होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है बाबू? तो जिसके फलस्वरूप आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे उभय विस्थापन या
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। मतलब अब देखना इसका एग्जाम्पल आप लोग देखना। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देने चलें तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या चीज छोटे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे NaCl क्या है बाबू, NaCl है। और ये अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बना देगा बाबू AgCl। क्या बनाएगा, AgCl। और प्लस में बनाएगा NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि यहाँ पे क्या है, सोडियम पर प्लस आयन है और क्लोरीन पर ऋण आयन है। फिर यहाँ पे प्लस ऋण आयन घन आयन, फिर प्लस ऋण आयन घन आयन ऋण आयन, फिर घन आयन और ऋण आयन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू कि जो घन आयन था, सॉरी जो ऋण आयन था उस सोडियम के साथ था क्लोरीन, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो क्लोरीन किसका साथ चला गया, सिल्वर के साथ चला गया। इसी तरह से नाइट्रेट तो था उस सिल्वर के साथ था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो किसका साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का क्या हो रहा है बाबू, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी कारण से इसी को हम लोग द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी यहाँ से एक और क्वेश्चन लिखता है कि द्विविस्थापन और एकल विस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। क्या चीज लिखेगा बाबू, द्विविस्थापन या और एकल विस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग का क्या करना है, आप लोग का एक तरफ लिखना है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक तरफ लिखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, उसका बाद दोनों का डिफिनेशन लिख देना है। आप लोग का फिर क्या लिखना है, दो समीकरण लिख देना है। उसका बाद अगर आप तीसरा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग एनसीईआरटी, हम प्योर एनसीईआरटी डिकोड कल से चल रहे हैं। जो भी हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं, हम कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे हैं, सारा का सारा एनसीईआरटी कंटेंट है छोटे। ठीक, अब यहाँ से एक और अभिक्रिया बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या चीज बनता है छोटे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है ना कि अम्ल भस्म से संयोग करके अगर लवण और जल का निर्माण करता है इसका फलस्वरूप, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन उदासीनीकरण, अच्छा जगह बचा हुआ है तो आज का जो लास्ट पॉइंट है बाबू वो क्या चीज है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या चीज बोले, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बोले ना कि अम्ल है ना भस्म से संयोग करके और किसका निर्माण कर रहा है, लवण और जल का। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अम्ल भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल आप लोग अच्छा से लिखना, जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उदासीनी
सी यहाँ पे लिख दो आप लोग। तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से संयोग कर लवण और जल का निर्माण करता है। अब इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो अम्ल को मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भस्म है NaOH, और ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण NaCl और प्लस में H2O। हम लिख देते हैं ये कौन सा अम्ल है बाबू, हम सिर्फ अम्ल लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ये क्या चीज है बाबू, ये है भस्म। क्या चीज है बाबू, भस्म। अच्छा NaCl क्या प्राप्त हुआ, तो यह NaCl लवण प्राप्त हुआ। H2O क्या प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ जल। तो इस तरह से देख लो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो हम साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। 1 2 3, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। लेकिन आज को क्लास समाप्त होने से